नमस्कार साथियों, मैं आयुष दादिश एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ। तो आज हमने टेस्ट दिया था और टेस्ट का जो टॉपिक था हमारा राजस्थान की जलवायु और इसके जो है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश जो था इसका टेस्ट था। कल का टेस्ट जिस किसी भी साथी ने नहीं दिया है वो वीडियो देख सकता है, उसका सॉल्यूशन हमने करवा रखा है यूट्यूब पर। तो इससे जस्ट पहले वाला और ये आज मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आपकी जो सेकंड ग्रेड वाली जो टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो है आपका कंटिन्यू जो भी टेस्ट होंगे, जितने भी आपके टेस्ट होंगे उसका सारा का एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो आपको सारे वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो हमारे जो यूट्यूब है इसके एंड में हमारे सभी सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज का क्या था। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्रह्म नामक चांदी के सिक्के चलाए थे? जिस किसी को भी इसका आंसर आ गया होगा, वैसे नहीं भी आया होगा, तो हमारे एक शासक थे। ये क्या नागभट्ट प्रथम थे? नहीं थे। नागभट्ट द्वितीय ने भी नहीं चलाए, मिहिर भोज प्रथम ने चलाए थे। और इनका शासन काल था 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। और इसी शासन काल के बीच इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? द्रह्म नामक चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। और इन्हीं को जो है एक उपाधि प्राप्त थी आदि वराह नाम से। कौन सी उपाधि प्राप्त थी? आदि वराह। और यह प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में से गुर्जर प्रतिहार वंश के प्राचीनतम प्रमाण से संबंधित कथन है। मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश के जो था या नहीं था, किससे हमें यह पता चला, इसका प्राचीनतम प्रमाण क्या है? ठीक है, तो पहला एक जो है पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का वर्णन किया गया। बिल्कुल सही बात है, यह तो बात बिल्कुल सही है कि जो पुलिकेशिन द्वितीय था। और एक ये प्रश्न ये भी बन रहा है कि ऐहोल अभिलेख किसने मतलब ये उत्कीर्णित किया था, ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो पुलिकेशिन द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। और किस जाति का उल्लेख किया है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का इसने उल्लेख किया था। यह बात तो बिल्कुल सही थी। पृथ्वीराज रासो जिसकी जो है किसने की थी रचना? आपके चंद्रबरदाई ने। ठीक है, किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। ठीक है, चंद्रबरदाई ने की थी। और इन्होंने यह कहा था कि आबू पर्वत में क्या हुआ था? एक यज्ञ हुआ था। ठीक है, और उस यज्ञ में से जो है आपके प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे क्या हैं? सत्य हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि नागभट्ट प्रथम द्वारा मलेच्छ या अरब सेना को पराजित किया था? जल्दी से बताइए, किस अभिलेख से यह पता चला कि जो है आपके नागभट्ट प्रथम द्वारा मलेच्छ सेना को पराजित किया? कांजीवाड़ा शिलालेख, ऐहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या फिर घटियाला अभिलेख? जल्दी से बता दो। तो ये तो कोई अभिलेख है नहीं। घटियाला अभिलेख में जो बात की थी जैन मंदिरों की स्थापना की बात की थी। ठीक है, जैन मंदिर की स्थापना की बात की थी घटियाला अभिलेख में। ठीक है, जैन मंदिर स्थापना की, ठीक है, जैन मंदिर स्थापना की बात घटियाला अभिलेख में की थी। और यह प्रश्न 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? एक बार आप और जल्दी से मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर है ग्वालियर अभिलेख। इस ग्वालियर अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि जो ये मलेच्छ सेना को पराजित किया है, किसने किया है? नागभट्ट प्रथम ने किया है। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था
त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, निम्न में से कौन से राजवंश ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया? यह बहुत अच्छा प्रश्न है और हो सकता है कि ऐसा प्रश्न बन जाए एग्जाम्स, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इसका सही आंसर बताना है। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश ने बिल्कुल भाग लिया है और अंतिम विजय भी गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी, अंतिम विजय, ठीक है। पाल ने भी लिया, पाल वंश था उसने भी इसमें भाग लिया, ठीक है, और राष्ट्रकूटों ने भी लिया, परंतु राव वंश ने इसमें भाग नहीं लिया, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल डी आंसर। और यह संघर्ष लगभग 100 सालों तक चला था। कितने सालों तक चला था? 100 साल तक यह त्रिपक्षीय संघर्ष चालू रहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण करने पर, किस शासक ने महमूद गजनवी के कन्नौज पर आक्रमण करने पर कन्नौज छोड़कर ही सुरक्षित स्थान पर चला गया? कौन सा शासक था? जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से बता दो आप। यह आक्रमण कब हुआ था? तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यह आक्रमण हुआ था 1018 ईस्वी में। कब हुआ था? 1018 ईस्वी में। और इस आक्रमण के दौरान जो है आपका एक शासक हुआ करता था राज्यपाल, और ये राज्यपाल जो था कन्नौज को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चल गया। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात एक राजा थे, चंदेल राजा गंड, क्या नाम था उनका? चंदेल राजा का गंड था, और उनका पुत्र था, ठीक है, गंड का पुत्र था, कौन था? विद्याधर। कौन था? विद्याधर। कौन था? विद्याधर। इसने क्या कर दी? विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी, राज्यपाल की क्या कर दी? गंड और इसने मिलके इसकी राज्यपाल की क्या कर दी? हत्या कर दी, क्योंकि इसकी कायरता पूर्ण व्यवहार के कारण ये नाराज हो गए थे। महाराज गंड चंदेल के शासक थे ये, और इनका पुत्र जो था विद्याधर, इन्होंने मिलकर इसकी क्या कर दी? आक्रमण कर दिया इस पर, और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, नैणसी ने प्रतिहार की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? तो मुहणोत नैणसी ने जो है आपके, मुहणोत नैणसी ने आपकी प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया साथियों? 26 शाखाओं का उल्लेख इन्होंने किया था। कितनी शाखाओं का किया था? 26 शाखाओं का उल्लेख मुहणोत साहब ने किया था, ठीक है, नैणसी जी ने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चीनी यात्री युआंग चोंग वेंग चोंग ने, एक ही नाम है, तो नाम ही ऐसे ही इनके, क्या करें अब अपना, युआंग वेंग वेंग चोंग। अभी अब राजस्थान में ऐसे नाम रख दे तो सोचने की बात है यार, क्या नाम रखते थे लोग। कोई दिक्कत नहीं, जो भी था अच्छा आदमी था, राजस्थान खूब घूमा है ना। तो युआंग चुआंग वेंग सोंग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का क्या नाम बताया था? तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो। उसने नाम बताया था पीलो मोलो, ठीक है, पीलो मोली, मोलो या मोली, ठीक है, मोली ऐसे बोला, ठीक है, पीलो मोली। और ये बोला भीन माल को, क्या बोला? भीन माल को, ठीक है, समझ में आ गई बात। इन्होंने राजधानी क्या बताई थी? भीन माल बताई, ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने तत्कालीन कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज जैसी महत्वपूर्ण नगर को अपनी राजधानी बनाया? ये बहुत महत्वपूर्ण शासक भी रहा है, और इसका नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम है या द्वितीय? नागभट्ट द्वितीय है या मिहिर भोज प्रथम है, या फिर इसका नाम मिहिर भोज द्वितीय है? बताओ जल्दी से। चक्रायुध को परास्त करने के बाद ही जो क्या हुई थी, इस एक चीज़ बताऊँ, ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसी के बाद समाप्त हुआ, और इसी से राजस्थान की जो है ख्याति भी हुई। और कौन सा शासक था? इस प्रतिहार वंश की बहुत ख्याति हुई थी इस युद्ध के बाद में, तो वह शासक था नागभट्ट द्वितीय। क्या था? नागभट्ट द्वितीय था। सबसे पहले देखो, इसमें मैं बताऊँ आपको, राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ, ठीक है, राष्ट्रकूटों से जब युद्ध हुआ था ना प्रथम बार में, तो प्रथम बार में जब गोविंद सिंह था एक शासक, गोविंद सिंह, कौन था? गोविंद सिंह, और तृतीय था वो गोविंद सिंह तृतीय, ठीक है, गोविंद सिंह तृतीय से युद्ध हुआ था आपका नागभट्ट का, नागभट्ट सेकंड का, नागभट्ट
सेकंड का, ठीक है। पर यहाँ पे जो जीता कौन था, गोविंद सिंह द्वितीय जीत गया था और नागभट्ट की क्या हो गई थी, पराजय हो गई। परंतु नागभट्ट ने पराजय से निराश नहीं हुआ, ये इसने क्या है, इससे पहले जो है पराजय से क्या हुआ, ये निराश नहीं हुआ और फिर वापस से इसने क्या किया, लगभग जो आसपास के जितना भी क्षेत्र था इसका, वहाँ से इसने सेनाओं को संगठित करना शुरू किया और फिर वापस इसने क्या किया, उस पर आक्रमण किया। किस पर, कन्नौज पर। परंतु उस समय क्या हुआ, जब इसने आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था चक्रायुध। कौन था, चक्रायुध। और इसने चक्रायुध को हरा दिया और यह जीत गया, फिर सेकंड बार में जीता। ये ध्यान रखना है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको बताना क्या समझा, उचित समझा, ठीक है। अगले बात पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई। ये तो सीधा प्रश्न है और ये आपको आना भी चाहिए। किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर, पहले राजधानी हुआ करती थी मंडोर, ठीक है। प्रतिहारों की राजधानी कहाँ होती, मंडोर, और फिर मंडोर से लेकर कहाँ बनाई, भीनमाल में बनाई। वह शासक कौन था आपका, नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम था। कौन था, नागभट्ट प्रथम था। कौन था, कन्नौज, मंडोर से लेकर अपनी राजधानी भीनमाल किसने बनाई थी, नागभट्ट प्रथम ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मारवाड़ के प्रसिद्ध लेखक मोहनोत नैणसी द्वारा गुर्जर प्रतिहार की कौन सी दो मुख्य शाखाएं बताई। जल्दी से बता दो, दो मुख्य शाखाएं कौन सी रही इनकी, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा, या फिर आपकी भीनमाल या कन्नौज शाखा, मंडोर शाखा या कन्नौज शाखा। तो कौन सी महत्वपूर्ण रही थी, मंडोर शाखा एवं भीनमाल शाखा। इसने दो महत्वपूर्ण शाखाएं इनकी बताई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलने वाले हैं। निम्नलिखित कारणों में से राजस्थान में कम वर्षा होने के कारणों से संबंधित कारण नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एक बार और पढ़ेंगे हम इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कारणों में से जो राजस्थान में कम वर्षा होती है, उस कम वर्षा होने का कारण नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। कारण नहीं है, ऐसा कौन सा कारण नहीं है, मतलब ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है समुद्र तल से कम दूरी होना। एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर समुद्र तल से कम दूरी होती तो क्या बारिश कम होती, क्या बहुत अच्छी बारिश होती फिर तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, समुद्र तल से दूरी अधिक होती है, ठीक है ना। समुद्र तल से दूरी होना, दूरी है, क्या है, समुद्र तल से दूरी बहुत है, इस वजह से क्या है, बारिश कम होती है। तो यहाँ नहीं पूछा है तो इसका सही आंसर भी यही है, समुद्र तल से दूरी है राजस्थान की, कम दूरी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ भी नहीं पूछा है तो इसका आंसर पर्वतमाला की जो स्थिति मानसून के समानांतर होना, यह तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यही तो कारण है, इसी कारण से तो राजस्थान में कम वर्षा होती है। देखो ये राजस्थान है आपका, ठीक है ना, ये मान लो ये अरावली पर्वतमाला यूँ है और मानसून इधर से उठता है। आपको पता है अधिकांश तो वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आती है, तो ये ऐसी की ऐसी इसको बिना टकराए हुए ऐसी की ऐसी निकल जाती है, बहुत सारा भाग खाली पड़ा रह जाता है, इस वजह से ज़्यादा टकराती नहीं है अरावली पर्वतमाला के, और समानांतर होने के कारण मानसून सीधा ही निकल जाता है। अगर अरावली पर्वतमाला ऐसे होती ना, ऐसे, तो सबसे बहुत बेस्ट होता राजस्थान के लिए और बहुत अधिक बारिश राजस्थान में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो और क्या है, मृदा का रेतीली होना और वनस्पति का हुआ, बिल्कुल ये तो कारण है कम वर्षा होने का, कम वनस्पति और रेतीली मृदाएं हैं, तो क्या है, हवा के रुख को रोक नहीं पाती रेतीली मृदा, इस वजह से क्या होता है, मानसून निकल जाता है ज़्यादातर, और वनस्पति का भी अभाव होता है तो मानसून हवाएं नहीं टकराती है ना। तो क्या होता है, मानसून रुकता नहीं है और क्या है, निकल जाता है, इस वजह से राजस्थान में कम वर्षा होने का ये दोनों कारण है। और दूरी होना एक कारण है, कम दूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे राजस्थान में जो कच्छ की खाड़ी है, तो राजस्थान लगभग कच्छ की खाड़ी से भी 225 किलोमीटर दूर है ना। अगर हम बात करें खंबात की खाड़ी से, तो खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर दूर है, और अरब सागर की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो अब देखो कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस बन रहा है ना, इस वजह से ये कारण में नहीं आएगा, पहला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित है, उत्तर की दिशा से प्रवेश करने, सुमेलित बताना है ना,
उत्तर की दिशा से प्रवेश करने वाली हवा लंकाऊ है, बिल्कुल नहीं है। उत्तर से जो प्रवेश करती हैं हवाएं वो कहलाती हैं धरोड़ या धराऊ, धरोड़ या धराऊ, ठीक है। और दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली धरोड़ बिल्कुल नहीं है। दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली कहलाती है लंकाऊ। क्या कहलाती है? लंकाऊ कहलाती है। पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवा आथुणी नहीं, बिल्कुल नहीं। उगाणी होती है या पूर्वैया होती है, उगाणी या पूर्वैया, ठीक है। उगाणी होती है या फिर पूर्वैया। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं उगाणी, बिल्कुल नहीं। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती है? आथुणी हवाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? आथुणी हवाएं कहलाती हैं। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? आथुणी। उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती? धरोड़ या धराऊ। और दक्षिण दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती है? आपकी लंकाऊ हवाएं। और आपकी पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वैया। और आपकी जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? आपकी आथुणी हवाएं, यानी कि इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला संभाग, देखो यहाँ पे संभाग पूछा है, ठीक है, जिला नहीं पूछा है। बहुत सारों ने झालावाड़ आंसर दिया है जो कि गलत है। संभाग क्या है? झालावाड़ भी तो कोटा संभाग में आता है, तो इसका सही आंसर क्या है? कोटा। झालावाड़ कोई संभाग नहीं है। जिला अगर पूछता तो आपका आंसर क्या होता? झालावाड़ हो जाता, नहीं तो आपका सही आंसर क्या है? अभी कोटा। संभाग पूछा है ना, थोड़ा प्रश्न के संदर्भ को समझना बहुत आवश्यक है। ये छोटी सी गलतियां अगर आपको आते हुए प्रश्न को भी क्या करा सकती है? गलत करा सकती है। राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से मानसून का प्रवेश किस जिले से होता है? देखो जल्दी से इसका सही आंसर मुझे आप लोग बता दो। ये आपका राजस्थान है और ये अरब सागरीय शाखा से जो है आपका मानसून प्रवेश करता है। तो सबसे पहले बांसवाड़ा से होके आता है। कहाँ से होके आता है? बांसवाड़ा से। और अगर आपके बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से अगर मानसून आता है तो ये यहाँ से प्रवेश करता है। और आपको इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है किस जिले में जो है सबसे पहले बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मानसून का राजस्थान में प्रवेश होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में से वर्षा की मात्रा के संबंध में सत्य कथन है। तो वर्षा की मात्रा के संबंध में आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपकी अरावली पर्वतमाला होगी। अब आपको सही आंसर बताना है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटती है। उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ से क्या इधर ज़्यादा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटती है, यानी कि उत्तर पश्चिम वाले एरिया से ये दक्षिण पश्चिम वाले एरिया की ओर घटती है क्या? इसका मतलब ये है कि इधर ज़्यादा बारिश होती है और इधर कम बारिश होती है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की ओर घटती, उत्तर दक्षिण में ज़्यादा बारिश होती है और पूर्व और पश्चिम में कम होती है, ऐसा भी नहीं होता। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती हैं। उत्तर पश्चिम से, हाँ एक बार और लास्ट बार देखते हैं इसको, एक बार और बनाते हैं अच्छे से। ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है? दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है? बढ़ती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो इधर से इधर की ओर बढ़ती हैं, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा बारिश तो इसी इलाके में होगी ना, इसी इलाके में होती है सबसे ज़्यादा बारिश। तो यहाँ हाड़ौती क्षेत्र आ गया आपका, बांसवाड़ा सिरोही है ना, तो इधर से बढ़ेगी ना इधर, यानी यह कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। बाकी और सब गलत है, ठीक है। भूमध्य सागरीय चक्रवात से आया पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? दक्षिणी क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं। दक्षिणी क्षेत्र में तो पूछता ही नहीं है भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण। पूर्वी राजस्थान में? बिल्कुल नहीं। उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान होता है, यानी कि राजस्थान का यह वाला भाग, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे भूमध्य सागरीय विक्षोभ उड़ते हैं और इसके कारण जो है यहाँ पे बारिश होती है। ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे समय की भी कमी होती है और हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, उनमें आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो उनका सॉल्यूशन लेके मैं यहाँ पे आता हूँ। इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है।
अगले प्रश्न पर देखते हैं, स्टेपी प्रकार की वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखो स्टेपी प्रकार की वनस्पति जो है आपको बताना है किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह जो है लगभग 40 सेंटीमीटर जो बारिश होती है ना उस क्षेत्र में पाई जाती है। और वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र। कौन सा, अर्ध शुष्क वाला जलवायु क्षेत्र कहलाता है। और जो है जैसे स्टेपी प्रकार से क्या मतलब हुआ, जैसे खेचड़ी हुई, बबूल हुआ, धोकड़ा हुए, रोएड़ा हुआ, ये सब किस में आती है, स्टेपी प्रकार की में आती है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी आंसर। और शुष्क जलवायु क्षेत्र आती है 20 सेंटीमीटर, जहाँ वर्षा रेखा होती है ना वहाँ होती है 20 सेंटीमीटर वाली सूक्ष्म क्षेत्र आता है। और उपाद्र क्षेत्र जो आपका होता है इसमें लगभग आपकी 60 सेंटीमीटर के आसपास, 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश रेखा होती है। और यहाँ पे 20 से 40 मान लो आप, ठीक है, यहाँ 40 से 60 है। और आर्द्र जो जलवायु है वो 60 से 80 होगी, ठीक है, 60 से 80 सेंटीमीटर रेखा होगी वर्षा रेखा। और जो अति आर्द्र जो होगा उसमें लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। जीरोफाइट का मतलब होता है मरुदबिद, ठीक है, मरुदबिद प्रकार की वनस्पति हो। तो आपको पता है मरुदबिद कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, जल्दी से बता दो एक बार। शुष्क जो क्षेत्र होगा वही बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र, तो बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में जो है बिल्कुल वो पाई जाएगी। जैसे मान लो मरुदबिद में क्या आ गया आपकी ग्वार, फाटा, कटीला, झाड़ियाँ, है ना, ये सब आ गए इसमें, एलोवेरा वगैरह, अधिकांशतः ये सब चीज़ें आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। देखो इस प्रश्न को जिसने नहीं देखा होगा ना सही से तो उसके गलत हुआ होगा, बाकी जिसने पढ़ा होगा ना तो उसके गलत नहीं हो सकता ये प्रश्न। कोपेन के अनुसार BWSW बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र वाला जो भाग है ना BWSW उसको बोला जाता है, शुष्क वाले भाग को, बिल्कुल जो शुष्क वाला भाग है उसको। और BSSW ये अर्ध शुष्क वाला भाग है, ठीक है, ये अर्ध शुष्क वाला भाग है, ठीक है, अर्ध शुष्क वाला भाग है। CAW कोई प्रकार नहीं है, ठीक है ना, CAW कोई भी प्रकार नहीं है, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला था ये प्रश्न। इसका सही आंसर भी यही है, क्योंकि CAW नहीं होता है, CWG होता है वो, ठीक है ना, CWG, ठीक है ना, CWG, ये ध्यान रखना है। और ऐसे प्रश्नों पर नज़र नहीं जाती है, इस वजह से मैंने इसी प्रश्न को जरूर डाला है, क्योंकि आप कितना अच्छे से पढ़ते हो ये चीज़ की मेरे को नॉलेज लेनी थी, ठीक है ना। तो CWG उपाद्र में आ जाता है, आपका AW बिल्कुल होता है, AW होता है, तो AW तो आद्र में हो जाता है, ये उपाद्र में आता है, ठीक है ना, ये किस में आता है, उपाद्र में आता है, और ये आद्र में आता है, ठीक है, आद्र में आता है। अच्छी बारिश होती है मतलब सबसे इधर, है ना, सबसे बढ़िया बारिश होती है। तो CW कोई प्रकार नहीं, इस वजह से C आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है तो वो कौन सी वर्षा रेखा है। तो वर्षा रेखा 50, ठीक है ना, 50-50 कर देती है, इसे रखना याद, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 50-50 कर देती है राजस्थान को, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWSW के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताओ। देखो एक बार मैं छोटा सा आपको समझाने के प्रयास से यहाँ पे एक मैपिंग बना देता हूँ राजस्थान का, ये, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये आता है आपका BWHW में, ठीक है ना। और इसके बाद का जो ये सरफेस है, ये सरफेस ये आपका आएगा BSSW में, BSSW में, ठीक है। और फिर जो आपका ये इधर वाला जो ये सरफेस है ना ये आता है आपका AW में, और अब आपका ये बचा हुआ कहीं में आएगा CWG में आएगा, ठीक है ना। अब आपको बताना है BWHW में कौन से जिले आएंगे। तो गंगानगर आपको पता है यहीं पे है, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहीं पे, ये यहाँ से ले लो थोड़ा, है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ आता है बिल्कुल। बीकानेर आपको पता है ये यहाँ पे है तो बीकानेर है। जयपुर ये इधर आ जाता है, जयपुर, है ना, तो जयपुर नहीं होगा, है ना, इसमें क्या नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थॉर्नवेट के निम्नांकित वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। एक और मैपिंग बनाते हैं, ठीक है ना। क्या पूछा है, थॉर्नवेट के डूंगरपुर और बांसवाड़ा बताना है ना, तो हम बताते हैं थॉर्नवेट का क्या क्या था, ठीक है ना। तो ये मैपिंग करते हैं वापस से। देखो इसमें थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था मैं, कोई वो नहीं था, है ना। तो
एक तो यहाँ से ये इस टाइप से शेपिंग होता है, एक शेपिंग ये होता है, एक ये होता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र थोड़ा इधर तक फैला हुआ होता है ना, ये इधर वाली जलेबी इसमें आ जाता है, इसमें है ना। और ये एक बीच वाला होता है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये EAD में आता है, ठीक है, EAD में, ठीक है, EAD में आएगा, ठीक है। और ये आएगा आपका DAW में, ठीक है, DAW में, इस क्षेत्र में। आपको मैपिंग जरूर आना चाहिए, राजस्थान में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर पाओगे। और जिलों को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है ट्रिक वाला। और यहाँ पे आता है आपका CAW, ठीक है, CAW वाला भाग। और यहाँ पे जो बचा है ना आपका DBW, तो अब आपको पूछा है यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो आपको पता है इस क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका CAW हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टी वॉर्था के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के दक्षिणतम भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको यह भी याद होना चाहिए। अब आपको फिर वापस से मैपिंग याद होना चाहिए। आपको प्रत्येक जो है जिला कहाँ पे है राजस्थान में, ये अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसने इस प्रकार से बांटा, ये इस प्रकार से, ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसने CAW वाले को रखा, CAW, है ना, सॉरी इधर लिख देता हूँ, चलो मैं CAW वाले को, ठीक है। और ये वाला पार्ट है ना, तो इसमें AW वाले को रखा, ठीक है। इस वाले पार्ट में इसने रखा BWH को, ठीक है ना। बहुत सारी बुकों में BWSH मिलता है, बहुत सारे में BWH मिलता है, तो दोनों याद रख लेना आप। BSH, ये BSH। तो यहाँ क्या पूछा है कि दक्षिणतम भाग में, तो दक्षिणतम भाग कौन सा हुआ, ये वाला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, AW, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। और जो टी वार्ता था, इसने जो कोपेन का वर्गीकरण था तो उसी का थोड़ा इसने सरलीकरण कर दिया था, बाकी कुछ चेंजेस नहीं किया था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वज्र तूफान कहाँ पे आते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न यह हो गया है आपका, वज्र तूफान कहाँ आते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा? जल्दी से बताओ, वज्र तूफान होते क्या हैं दरअसल? ये क्या है, लगभग जो है वज्र तूफान आपके चलते हैं ये मई से लेके, नहीं सॉरी, वज्र तूफान कब चलते हैं आपके, जो गर्म हवाएं होती है ना, मई से सितंबर में चलते हैं ये, ठीक है ना। मई से सितंबर के बीच में चलते हैं ये वज्र तूफान, थोड़ा सा याद रखना। और यहाँ पे क्या होता है, गर्म हवाएं जो होती है ना, गर्म और जो आर्द्र पवनें होती है, उन दोनों के मिलने के कारण वज्र तूफान उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होते हैं। तो पूर्वी राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो वज्र तूफान होते हैं ना, वो झालावाड़ में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? झालावाड़ में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, झालावाड़ है। लगभग 45 डे तक यहाँ पे वज्र तूफान चलते हैं। और जयपुर में भी लगभग 40-45 दिन तक चलते हैं, 42 दिन तक। और कोटा अजमेर में लगभग 30 दिन तक। और जोधपुर में चलते हैं 25 डे तक। और सबसे कम अगर वज्र तूफान पूछे, सबसे कम पूछे तो गंगानगर में, ठीक है, 4 से 5 दिन चलते हैं यहाँ पे बस। कम पूछे तो गंगानगर में, ज़्यादा पूछे तो झालावाड़ में वज्र तूफान, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरब सागर की कौन सी शाखा से राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है? 3 शाखा निकलती है अरब सागर की, ठीक है। पश्चिमी घाट उपशाखा, दूसरी शाखा है नर्मदा एवं ताप्ती घाटी उपशाखा, और लास्ट जो शाखा है ना आपकी सौराष्ट्र एवं कच्छ प्रायद्वीप उपशाखा। इससे राजस्थान में क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोल्डन ड्रॉप का संबंध किससे है? बिल्कुल सर्दी में आती है गोल्डन ड्रॉप्स, वही महावट, ठीक है ना, महावट को बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो महावट सर्दी में आती है, बिल्कुल भूमध्य सागर के चक्रवात से आती है, बिल्कुल सही है। और पश्चिमी विक्षोभों के कारण यानी कि उपयुक्त, तो सभी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी है ना। रणअस्तिन किसे कहा गया है? तो रणअस्तिन किस शासक को कहा है? वत्सराज को। किसे कहा है? वत्सराज को रणअस्तिन की उपाधि दी गई थी। राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है, किसके कारण होती है अधिकांश वर्षा? भूमध्य सागरी के कारण? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो केवल मावट होती है, इसमें तो केवल ठंड में बारिश होती है। जो ठंड के समय बारिश होती है वो भूमध्य सागरी चक्रवातों के कारण होती है, जो कि आपके उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है अधिकांशतः। पश्चिमी विक्षोभ भी ये इसी का कारण है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अधिकांशतः बारिश होती है। सबसे ज़्यादा जो है दक्षिणी पश्चिमी इधर से जो मानसून आता है, उसी से जो क्या होती है, इस वाले मानसून से ही क्या होती है,
बारिश सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। जलवायु की विशेषता में अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा बिल्कुल सही है, क्योंकि बारिश बिल्कुल कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसे ही चलता रहता है। असमान वितरण, असमान वितरण का मतलब ये है कि मान लो इधर जैसलमेर साइड में कम बारिश होती है, इधर हाड़ौती क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश होती है, इधर सिरोही वाले क्षेत्र में माउंट आबू वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश, झालावाड़ में अच्छी होती है, इधर नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, तो असमान वितरण हो गया। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता, बिल्कुल जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की होती है, तो ये सभी जो है बिल्कुल सही है, और ये राजस्थान बोर्ड की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, इससे पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी अपनी टेस्ट सीरीज से जुड़ सके। और लास्ट प्रश्न करते हैं आज का। मंडोर शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था? आपका हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र बिल्कुल इसका प्रथम शासक रहा, जिसने मंडोर शाखा का संस्थापन किया। ठीक है, इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।